हेलो गाइस, हमारा सौर मंडल 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है, जिसमें हमारा सन, हमारी धरती और ऐसे ही 7 और ग्रह और न जाने कितने सारे मून्स, एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स आते हैं। और ये सभी ऑब्जेक्ट एक कॉमन चीज का चक्कर लगाते हैं, और वो चीज है सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, जो कि सन के पास ही लाई करता है। क्योंकि सोलर सिस्टम का जितना भी मास है, उसका 99.87% मास अकेले सन का ही है। और इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि प्लैनेट एक्चुअली सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन असल में सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ सन, अर्थ और बाकी के सभी ऑब्जेक्ट चक्कर लगाते हैं। अब ये तो हो गई छोटी मोटी जनरल नॉलेज, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा सौर मंडल कितना विशाल है, या फिर कहाँ तक फैला हुआ है? मतलब सौर मंडल की अंतिम सीमा कहाँ पर है, जहाँ पर सूर्य का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है? तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारे सौर मंडल के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। खैर, आज का हमारा टॉपिक सौर मंडल का निर्माण नहीं, बल्कि सौर मंडल की बाउंड्री है, यानी हमारा सौर मंडल आखिर खत्म कहाँ पर होता है। सौर मंडल की बाउंड्री पर जाने से पहले आइए जानते हैं कि सौर मंडल के बाहरी छोर पर क्या क्या मौजूद है, या फिर यूं कहे जहाँ पर हमारे सौर मंडल का आखिरी प्लैनेट्स मौजूद है। तो गाइज, वैसे तो हमारे सौर मंडल के आखिरी प्लैनेट की लिस्ट में नेपच्यून प्लैनेट का नाम आता है, पर ऐसा माना जाता है कि नेपच्यून ग्रह के बाद एक और ग्रह मौजूद हो सकता है, जिसे कहा जाता है प्लैनेट 9। और ऐसा मेरा मानना नहीं है, बल्कि ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। उनका मानना है कि कुछ तो है ऐसा वहाँ पर जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, और हमारे पास इतने अच्छे स्पेस प्रोब भी नहीं है कि हम उन्हें इतनी दूर भेजकर जल्द से जल्द उस एरिया का डेटा कलेक्ट कर पाए, क्योंकि वहाँ तक हमारे स्पेस प्रोब को जाने में ही कई सालों का समय लग जाएगा। हालांकि इसको लेकर कई थियरी दी गई, जिसमें सबसे पहले तो ये बताया गया कि वहाँ पर प्लैनेट 9 मौजूद हो सकता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ही यही उठता है कि अगर वहाँ पर कोई प्लैनेट है, तो वॉयेजर मिशन जो भेजे गए थे, उन्होंने तो नेपच्यून ग्रह को पार करके उससे बहुत आगे निकल गए, उन्हें तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। और यही वो वजह है कि प्लैनेट 9 की थियरी को डिब्बे में बंद कर दिया गया। पर यहाँ पर एक और थियरी दी गई जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस थियरी में बताया गया है कि वहाँ पर प्लैनेट 9 नहीं, बल्कि बहुत ही छोटा सा ब्लैक होल मौजूद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, वहाँ पर अगर ब्लैक होल मौजूद है तो वॉयेजर 1 और 2 उसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? और तो और, वहाँ पर अगर ब्लैक होल है तो वो इतने शांति से क्यों बैठा है? तो गाइस, दरअसल वैज्ञानिकों को बस इतना पता है कि वहाँ पर कुछ तो जरूर मौजूद है, जिसका गुरुत्वाकर्षण उस इलाके में हल्का सा इन्फ्लुएंस डाल रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अब वो क्या चीज है, वैज्ञानिकों को अभी क्लियर नहीं है, पर वहाँ पर जो कुछ भी है उसे हाल फिलहाल में ही महसूस किया गया है। अब वो प्लैनेट 9 है या फिर ब्लैक होल, अब तो आने वाले समय में ही इसका राज हमारे सामने खुलकर आएगा, जब वहाँ पर अलग अलग तरह के स्पेस मिशन किए जाएंगे। खैर, अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो प्लैनेट 9 या फिर ब्लैक होल या फिर जो भी अनजान चीज है, उसके बाद आता है क्यूपर बेल्ट। जिस तरह से मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, कुछ इसी तरह से क्यूपर बेल्ट भी नेपच्यून से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी दूरी पर मौजूद है। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों को एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पता होगा, पर जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब चूंकि क्यूपर बेल्ट 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में फैला है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितने विशाल से एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद भी हमारे सौर मंडल में एक और रहस्यमयी चीज मौजूद है, जिसे कहा जाता है ओट क्लाउड। दरअसल ये एक बहुत ही विशाल बादल है, जिसमें न जाने कितने लाखों करोड़ों पत्थर और बर्फ के टुकड़े और कॉमेट्स मौजूद हैं। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि आज तक कोई भी स्पेस प्रोब यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि ये हमारे पहुँच से बहुत ज्यादा बाहर है। ओट क्लाउड के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसकी सूर्य से दूरी करीब 2000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंसानों द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे दूर तक का सफर तय करने वाले स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 कहां तक पहुंचे हैं? तो गाइस,
जैसा कि बताया जाता है कि ये दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। पर अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सौर मंडल को पार कर चुके हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि जिस इंटरस्टेलर स्पेस में दोनों ने एंट्री ली है वो हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा नहीं है। सबसे पहले तो हमें इंटरस्टेलर स्पेस को समझना होगा कि ये होता क्या है। इंटरस्टेलर स्पेस कुछ नहीं बल्कि वो स्पेस है जो दो स्टार्स के बीच में होता है। यानी इस स्पेस में किसी भी स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है और सितारों का इन्फ्लुएंस भी नहीं होता है। तो फिर अगर वॉयजर स्पेस प्रोब ने अभी तक सौर मंडल को पार नहीं किया है तो वो इंटरस्टेलर स्पेस में कैसे एंटर कर लिए? इसको भी जानेंगे, पर उससे पहले तो ये जानते हैं कि V1 और V2 को इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने के लिए सोलर सिस्टम की किन किन बाउंड्रीज को पार करना पड़ा। तो गाइस, जब वॉयजर 1 क्यूपर बेल्ट से पार हुआ तो उसने कुछ अजीब तरह की फोटोज भेजनी शुरू की जो वैज्ञानिकों को कई सालों तक दुविधा में डाले रही। पर बाद में वैज्ञानिकों ने ये खोज करके निकाला कि ये तो एक बबल है जिसमें हमारा सूर्य मंडल बंद है। दरअसल ये बबल हमें अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेज से कई हद तक बचाता है। इस बबल को वैज्ञानिकों ने हीलियोस्फीयर नाम दिया और इस बाउंड्री तक ही सन का रेडिएशन और उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब वैज्ञानिकों ने इस बबल पे रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि दरअसल ये बबल सन से निकलने वाली सोलर विंड से बनता है जो चार्ज पार्टिकल की एक आंधी होती है। ये चार्ज पार्टिकल जब सूर्य की सतह को छोड़ते हैं तब तो इनकी गति काफी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये सन से दूर जाने लगते हैं वैसे वैसे इनकी गति धीमी होने लगती है और जब इनकी गति काफी कम होने लगती है तो ये बबल का शेप लेने लगते हैं और इस हीलियोस्फीयर बबल को बना देते हैं जो हमारे सौर मंडल को एक तरह से कैद में रखे हुए है। और जब वॉयजर 1 ने हीलियोस्फीयर की बाउंड्रीज को पार किया तब हमें पता चला कि हम अपने सौर मंडल को जितना छोटा समझते हैं वो इतना छोटा है नहीं, क्योंकि हीलियोस्फीयर को भी पार करने के बाद V1 और V2 को हीलियोपॉज को भी पार करना था और हीलियोपॉज हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस की बाउंड्री के बीच का हिस्सा होता है जहां प्लाज्मा मटेरियल होता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि हीलियोपॉज पूरे 10 बिलियन माइल जितना लंबा है। पर भले ही ये इतना लंबा एरिया है लेकिन फिर भी V1 ने 1 अगस्त 2012 में और V2 ने 10 दिसंबर 2018 में हीलियोपॉज को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मारने का खिताब अपने नाम किया। और यहीं पर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अब तो ये दोनों हमारे सौर मंडल को पार कर गए। पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि इसके बाद भी हमारा सौर मंडल खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद आता है ऊट क्लाउड और हीलियोपॉज और ऊट क्लाउड के बीच का जो हिस्सा जो पूरी तरह से खाली है, इसी एरिया को इंटरस्टेलर स्पेस बोला गया है। क्योंकि यहाँ पर सन की रोशनी तो क्या, मैग्नेटिक फोर्स भी काम नहीं करता। मतलब सन का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर आकर बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ तक वर्क करता है, इसलिए ये ऊट क्लाउड स्फेरिकल शेप में है। और अगर बात करें हीलियोपॉज की तो इसकी बाउंड्री सन से लगभग 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना दूर है। और अगर हीलियोपॉज और ऊट क्लाउड के बीच के एरिया की बात करें तो इनके बीच का जो खाली एरिया है वो लगभग 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक हो सकता है। लगभग 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये वो एरिया है जो इंसानों के लिए बिल्कुल ही अनजान है, इसलिए हम इंसान बस इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। ये एरिया इससे कम या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। जनरली इसे 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही माना जाता है। और फिर इसके बाद शुरू हो जाता है ऊट क्लाउड। अब अगर बात करें वॉयजर 1 की तो करंट टाइम में ये हमसे 23 अरब किलोमीटर दूर है। यानी अगर इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कैलकुलेट किया जाए तो ये हमसे लगभग 158 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना दूर है। और V1 की जो स्पीड है वो है 17 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर ये इसी रफ्तार से चलता रहा तो इसे सिर्फ ऊट क्लाउड के शुरुआती छोर तक पहुंचने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। वहीं V1 को ऊट क्लाउड को पार करके इंटरस्टेलर मीडियम में पहुंचने में 30 से 40 हजार साल का समय लग जाएगा। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सूर्य मंडल कितना विशाल है। पर वैज्ञानिकों को अभी कुछ भी नहीं पता है कि ऊट क्लाउड के आगे भी क्या मौजूद हो सकता है, क्योंकि न तो हमारे द्वारा भेजे गए स्पेस प्रोब वहां इतनी जल्दी जा सकते हैं और न ही हमारे आधुनिक टेलीस्कोप वहां देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टेलीस्कोप जो अरबों लाइट ईयर दूर देख सकते हैं तो फिर इस रहस्यमयी एरिया को क्यों नहीं देख सकते।
तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेलीस्कोप उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, पर जो ये सौर मंडल का आखिरी छोर ऊट क्लाउड है, यहाँ पर सूर्य का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसलिए ये एरिया पूरी तरह से डार्क है और इसीलिए इस एरिया को टेलीस्कोप के जरिए देखा नहीं जा सकता। अब अगर आप ऊट क्लाउड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि ऊट क्लाउड के बारे में पता कैसे लगा या फिर इसकी खोज किसने की, तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।